Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The ability to communicate is one of the most important human skills. It is also the one that most of us take for granted. Because we can communicate, we can share our ideas with each other and forge relationships. We can make our wants known and let others know how we feel. Now I will request Major Umair to come and discuss the communication skills in regard to autism. Assalamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. As highlighted by Hiba, thanks Hiba, communication skills are definitely very important aspect of our life. And when we see a child on autism spectrum disorder, we mostly find that they lack in communication skills. ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जैसे आपने पहले सीरीज़ में उसको देखा है कि उसमें माइल्ड से मॉडरेट तक एक बड़ी रेंज हमें मिलती है। उस सारी रेंज के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स वेरी कर रही होती हैं। एक मॉडरेट लेवल में और तरह का हमें पैटर्न मिलता है, स्वीयर में और मिलता है, माइल्ड में और मिलता है, ऑल्दो वो मिलता जुलता होता है, लेकिन वो नॉर्मल कम्युनिकेशन स्किल्स से डेफिनेटली डिफरेंट होता है। अब उसको जब टारगेट करना होता है एज अ स्पीच थेरेपी ख़ास तौर पे जो उसकी ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है, उस प्रोसेस के अंदर अगर ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को जहन में ना रखा जाए और उसको ना जाना जाए तो फिर उस सूरत में वो कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल स्पीच थेरेपी जो है वो इतनी हेल्पफुल नहीं होती। सिंस लॉन्ग ये पेरेंट्स का कंसर्न है, प्रोफेशनल्स उसमें एफर्ट करते हैं, बट दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम ये समझें कि जानें कि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी होती हैं और उनको बेहतर करने के लिए हमें किन चीज़ों को जहन में रखना ज़रूरी होता है। इस सारे प्रोसेस के लिए इन नेक्स्ट फ्यू सीरीज़ आई ट्राई कि मैं उसमें जो है उसको करूं, हाईलाइट करूं तमाम प्रोसीजर को और उसके अंदर आपको गाइड कर सकूं कि एक स्पीच थेरेपी के सेशन के अंदर क्या क्या एरियाज़ हैं जो आपको उसमें जहन में रखने चाहिए और किस अंदाज से आपको उनको फोकस करना चाहिए। इस प्रोसेस को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें ऑटिस्टिक फीचर्स जो अफेक्ट कर रहे होते हैं एक डेवलपमेंट को बच्चे की, खा वो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, सोशल स्किल्स हैं, ये एकेडमिक स्किल्स हैं, एनी स्किल आई सेड, उस पे उनका कुछ ना कुछ असर होता है जो बड़ा डिफरेंटली नोटिसेबल होता है। अब उसको अगर हमें मालूम होगा तो हम उसको फोकस कर लेंगे, अदरवाइज़ वो शायद इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका जो है ट्रीटमेंट का वो मिस हो जाए। सिमिलरली बच्चे के लेवल ऑफ फंक्शनिंग को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे ही बच्चे का लेवल जब वेरी करता है तो उस सूरत में हमारा पैटर्न उसके साथ काम करने का भी चेंज होता है। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। एट द सेम टाइम हमें ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में पैटर्न ऑफ स्पीच डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से आम तौर पे ये बच्चे स्पीच डेवलप करते हैं, इसको भी जानना ज़रूरी है। अगर हमें वो एक पैटर्न मालूम होगा तो आज बच्चा जिस तरह से रिस्पॉन्ड कर रहा है उसको हम गेज कर सकते हैं, एवेलुएट कर सकते हैं कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे आम तौर पे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे बच्चे जब डेवलप करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को, तो ये उसी का एक पार्ट है। ये हम तभी कर सकते हैं अगर हमें उस पैटर्न का मालूम इल्म हो कि वो किस तरह से डेवलप करते हैं बच्चे। सिमिलरली जो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरेक्शन हैं जिसमें पेयरिंग है, बिहेवियर मॉडिफिकेशन है, अटेंशन इस्टेब्लिश करना है, उसकी मेमोरी या उसका इंटरेस्ट को क्रिएट करना है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। वो बेसिक प्रिंसिपल्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं
एक न्यूरोटिपिकल डेवलपमेंट वाले बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हुए शायद वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, लेकिन एक बच्चा जो स्पेशल नीड्स के साथ है, ख़ास तौर पे ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे, उसके लिए ये बुनियादी असूल जो हमारे इम्पॉर्टेंट होते हैं टू इंटरेक्ट विद समवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चंद चीज़ें अगर हम समझ लें और जान लें तो फिर हमारे लिए उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को टारगेट करना आसान हो जाता है। इन दिस सीरीज़ ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स एंड ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको बेस लाइन से लेके एंड प्रोसीजर तक उसको गाइड कर सकूं, उसको आपको समझा सकूं, सो दैट कि आप बीइंग पेरेंट और प्रोफेशनल व्होएवर रोल यू आर प्लेइंग, आप उसको इंश्योर कर सकें कि वो सही डायरेक्शन में एफर्ट हो और जो बच्चे का टाइम है वो सही पॉजिटिवली यूटिलाइज हो, और एट द सेम टाइम वो जो डिसअपॉइंटमेंट वाला फेज़ है आता है हमारे ऊपर बीइंग पेरेंट और प्रोफेशनल के हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन बच्चा नहीं कर रहा है, उसको हम ओवरकम कर सकें इंशाअल्लाह ताला। एक स्पीच मैकेनिज़्म को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एक नॉर्मल स्पीच मैकेनिज़्म क्या है कि हम ब्रीथ करते हैं, सांस के ज़रिए हमारी आवाज़ निकलती है। तो इसके बेसिकली स्पीच मैकेनिज़्म के 4 पार्ट्स होते हैं अगर हम उसको क्रिटिकली देखते हैं। सबसे पहले उसमें ब्रीदिंग आ जाता है। ब्रीदिंग में वी इनहेल, द एयर गोज़ टू आवर लंग्स में जाके वहाँ पे उससे वो एक्सहेल होती है, बाहर वापस आती है। ट्रैकिया जो हमारा विंड पाइप है उसके ज़रिए वो एयर जो है हमारे लैरिंक्स में आ जाती है। दैट इज़ द प्लेस जहाँ पे वो हमारे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, साउंड बॉक्स होता है। वो वोकल कॉर्ड्स मसल्स जो हैं वो वाइब्रेट करते हैं उस एयर प्रेशर से, और किसी भी चीज़ की वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ समथिंग एंड आई एम वाइब्रेटिंग इट, इट्स प्रोड्यूसिंग अ नॉइज़, अ साउंड। ये जो आवाज़ निकलती है लैरिंक्स से, ये निकल के लैरिंक्स वाला एरिया जो आता है, ये जो वोकल कॉर्ड्स वाला, यहाँ पे जो प्रोसेस होता है दैट इज़ नोन एज फोनेशन, कि आवाज़ निकल रही है, स्टार्ट हो रही है, इनिशिएट हो रही है। नेक्स्ट पार्ट इसका जो है दैट इज़ रेजोनेशन, कि वो साउंड जो निकला है उसकी वाइब्रेशन से उसका एम्पलीफाई होना फेरिंक्स वाले एरिया के अंदर, दैट इज़ रेजोनेशन। वहाँ से वो जब एयर एक साउंड वेव्स में कन्वर्ट होके हमारी ओरल कैविटी में आती है, उधर जो प्रोसेस होता है दैट इज़ आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेटर्स हमारे डिफरेंट होते हैं, जिसमें टंग है, हमारा वीलरेज है, वीलम है, उसमें टीथ हैं, जॉज, ये सारे हमारे आर्टिकुलेटर्स होते हैं। एनी स्पीच थेरेपिस्ट और एनीबॉडी वर्किंग ऑन दिस एस्पेक्ट मस्ट अंडरस्टैंड कि आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं और इनका रोल क्या होता है। हम इन आर्टिकुलेटर्स को उस यूज़ करते हुए उस साउंड वेव्स को एक पाथ देते हैं, एक गुजरने का रास्ता देते हैं, कभी किसी तरह कभी किसी तरह, जिससे वो साउंड वेव जो है डिफरेंट साउंड्स में कन्वर्ट हो जाती है, और वो साउंड्स मिल के एक वर्ड की फॉर्म में आ जाते हैं। वर्ड्स मिल के फ्रेज, सेंटेंसेस, कन्वर्सेशन, इस अंदाज से ये प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन जो है कंप्लीट हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो ये एक कन्वर्सेशन है, बड़े सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है। इस सेंटेंस को हम ब्रेक करें, अगर इसी को हम रिवाइंड के तौर पे उसको रिप्ले करें तो ये सेंटेंसेस में है, सेंटेंसेस से फ्रेज में है, फ्रेज से एक वर्ड बना था, वर्ड जो है वो डिफरेंट सिलेबल के साथ साउंड ने मिलकर बनाया था। तो वो उससे पहले ब्रीद इन हवा जो सांस के जरिए अंदर गई थी, लंग्स के जरिए बाहर, ये सारा प्रोसेस बेसिकली इज़ नोन एज स्पीच मैकेनिज़्म। जब हम स्पीच में इश्यूज देखते हैं, आर्टिकुलेशन एरर्स हैं, नहीं बोल रहा है, फिर उसमें हम इस सारे प्रोसेस को एक तो चेक करते हैं कि ये परफॉर्म कर रही हैं सब चीज़ें कि नहीं। एट द सेम टाइम जो ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट है, इनिशिएट करना एक चीज़ का स्टिमुलस के तौर पे जब हमें मिलता है बोलने के लिए, उस प्रोसेस को भी हम देखते हैं कि वो ब्रेन की फंक्शनिंग जो है, वोकैबुलरी का अंडरस्टैंड करना, उसका मेमोराइज होना, स्टोरेज में उसमें जाना, और फिर आउटपुट के तौर पे आर्टिकुलेटर्स का इस्तेमाल, ये सारी चीज़ें। सो दिस इज़ द स्पीच मैकेनिज़्म, बोलने के लिए जो है इस्तेमाल हम करते हैं। अब एक बच्चा ऑटिज़म स्पेक्ट्रम पे जब है, अगर वो बोल नहीं रहा, दिस डज नॉट मीन कि उसके इस प्रोसेस के अंदर प्रॉब्लम है।
उसके ना बोलने की वजह यहाँ पर है, वेयर ही इज नॉट बीइंग एबल टू इनिशिएट समथिंग विच विल पुश हिम टू अटर समथिंग एज अ स्पीच। अगर हम इन आर्टिकुलेटर्स पे और इन चीज़ों पे काम करने की कोशिश करें तो इट इज़ वेस्ट एफर्ट मेरे ख्याल में, क्योंकि वो एरियाज तो उसके ठीक हैं। अगर एक बच्चा जिसने जो प्रॉपर च्यू नहीं कर रहा, जो प्रॉपर इनहेल नहीं कर रहा, जो प्रॉपर उस अंदाज से अपनी ओरल मोटर मूवमेंट्स उसकी अच्छी नहीं है, ये जॉज, ये ज़ुबान, ये सारी चीज़ें वीक है मसल्स, ये फिर तो शायद इस पर काम करना इज़ यूज़फुल। लेकिन अगर एक बच्चा सॉलिड्स खा रहा है, अपनी मर्ज़ी पे सडन बड़ा लाउड चीखता भी है, बोलता भी है, अपनी मर्ज़ी पे वो अचानक एक वर्ड बोल देता है या सेंटेंस बोल देता है, इससे मुझे ये बात बड़ी क्लियर हो जाती है कि उसका स्पीच मैकेनिज़्म इंटैक्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं स्पीच मैकेनिज़्म को छोड़ के उसका जिस चीज़ ने इनिशिएट करना था, वो उसका इंटरेस्ट था, वो उसका सराउंडिंग में इन्वॉल्व होना था, वो उसका उस इमेजिनेशन से या इमेजिनरी वर्ल्ड से जिसमें वो ज़्यादा वक्त गुजारता है, उससे बाहर आके सराउंडिंग में इन्वॉल्व होना था, मैं उस पर काम करूँगा। बिकॉज दैट इज़ द बेसिक कॉज विच इज़ हर्डलिंग और मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द चाइल्ड टू अटर समथिंग बोलने के लिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, वो इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में उनको दिक्कत होती है। शायद किसी ने उनको उस अंदाज से समझाया नहीं, या वो इसको समझ नहीं पाए कि ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जो बच्चा है, इसका ना बोलना उसके आर्टिकुलेटर्स और इन एरियाज़ का प्रॉब्लम नहीं है, वो इंटैक्ट है, वो अपनी मर्ज़ी पे पूरे पूरे जुमले सडन बोल देता है। ये कैसे मुमकिन है कि उसके आर्टिकुलेटर्स कभी तो वीक हो जाते हैं और कभी इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो पूरा सेंटेंस बोल देता है? इट्स नॉट लाइक दैट। इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू द नर्वस सिस्टम, ब्रेन के साथ लिंक है उसका, कि उसके वो चीज़ें उसको हैंडल कर रही हैं, वो उसको उस चीज़ को बोलने नहीं दे रही हैं। इसको अगर हम समझ जाएं तो फिर हमारा फोकस ऑफ वर्क, मेन एरिया ऑफ फोकस बड़ा क्लियर हो जाता है कि हमने स्पीच थेरेपी के अंदर, हमने सारे दिन की रूटीन के अंदर, हमने उससे हमेशा कम्युनिकेट करने के लिए किस चीज़ को टारगेट करना है, किस चीज़ को बेहतर करना है। इफ़ वी सक्सीड इन मेकिंग दैट, तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा, और बोलते हैं। मैंने कई बच्चों के साथ काम करके देखा है, दिस वर्क्स। और इंशाल्लाह ताला आप भी अगर इसको अप्लाई करेंगे, इस टेक्निक्स को, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ, तो यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स इंशाल्लाह ताला। लेकिन ऑटिज़म एट द सेम टाइम, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के स्पीच मैकेनिज्म, स्पीच डेवलपमेंट पैटर्न को भी अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। फाइन। एक ऑटिस्टिक बच्चे के लिए जो उसके फीचर्स हैं ऑफ द डिसऑर्डर, वो फीचर्स उसको डेवलप करने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट कौन सी? एनी सॉर्ट ऑफ स्किल, सोशल स्किल्स हैं, एकेडमिकल हैं, उसकी कॉग्निटिव स्किल्स हैं, उसकी लैंग्वेज स्किल्स हैं, उसकी बिहेवियर्स हैं, व्हाट्सएवर द थिंग इज़। ये चंद बेसिक जो फीचर्स उसके हैं, ये इसको प्रॉब्लम कर रहे होते हैं। अगर हम इन फीचर्स को एड्रेस कर लेते हैं, कंट्रोल कर लेते हैं, बेहतर कर देते हैं, तो उसकी तमाम एरियाज़ की डेवलपमेंट, तमाम एरियाज़ की लर्निंग का प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता है। मैं इनको एक एक करके थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ इसका, सो दैट कि यू गेट अ प्रीटी गुड आइडिया कि ये उसको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। सॉरी। अटेंशन डेफिसिट होते हैं ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे, अटेंशन डेफिशिएंसी इज़ देयर। खा वो ADD है, ADHD है, एस्पर्जर्स है या ASD है। ऑल्दो DSM ने इसको सेपरेटली किया है, लेकिन फीचर्स ये सब मिलते जुलते होते हैं। अगर आप देखें, अटेंशन डेफिशिएंसी हमें मिलती है। अब एक बच्चा जो अपनी सराउंडिंग में जो आवाज़ उसको सुनाई दे रही है, जो एक्शन उसको नज़र आ रहा है, जो उसको सेंसेस उसके इनपुट लेते हैं, उनमें मतवज्जो ही नहीं है, तो उसकी स्पीच, उसकी वर्किंग, उसकी डेवलपमेंट में मुश्किल होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट, कि इसको आप ऐसे देख लें कि अगर एक शख्स कोई नीम गनूदगी में है, नशे के आलम में है, मतवज्जो नहीं है, किसी और चीज़ में इन्वॉल्व है, तो उसका सराउंडिंग में जो एक्शन हो रहा है, वर्बल, इन एक्शन, एनीवे, वो उसको उतना अच्छा ग्रैस्प नहीं कर पाएगा।
समझ नहीं सकेगा, अंडरस्टैंड नहीं कर सकेगा। अब कम्युनिकेशन स्किल्स से इसका रिलेशन क्या है? एक नॉर्मल डेवलपमेंट में आप देखें न्यूरोटिपिकल बच्चे के लिए, न्यूरोटिपिकल बच्चे की वर्बलाइजेशन ये चीज़ें कैसे होती हैं, वो बैबलिंग वाला फेज़ वो सारा जो होता है वो नेचुरल है। वो अपनी सराउंडिंग में उसको इनपुट मिलती है थ्रू सेंस ऑफ हेयरिंग, सेंस ऑफ साय के ज़रिए उसको वो रिलेट करता है उन चीज़ों के साथ, और वो एक डाटा उसका इकट्ठा होकर उसकी मेमोरी में सेव हो जाता है। अब जब उसका वो बोलने का फेज़ आता है, जब उसके आर्टिकुलेटर्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं मसल्स बोलने के लिए, अब वो उस चीज़ को आउटपुट के तौर पे अटर करता है, एक्शन करता है, वो सारा चीज़। अब वो फेज़ जो उसका इस सारा प्रोसेस जो लर्निंग का था, उसमें जब वो मुतवज्जो ना हुआ, तवज्जो ना दे सका, अटेंशन नहीं दे सका, तो वो सारा मिस हो गया। दैट इज़ द रीज़न अटेंशन डेफिशिएंसी को फोकस करना, टारगेट करना, कम्युनिकेशन स्किल्स या कोई भी स्किल उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमने उसको मिस कर दिया और हम उसको वैसे बुलवाने की कोशिश करते रहे और वो तवज्जो नहीं दे पा रहा उस सेशन के अंदर, तो इट इज़ अ वेस्ट एफर्ट, उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज़ हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी क्या करती है कि वो उसको अगेन फोकस नहीं करने देती, उसके स्पैन को रिड्यूस कर देती है, अटेंशन के, सिटिंग के, उसके सारी चीज़ों को। उसको अगर हम कंट्रोल नहीं करते और हम उसको कहते हैं कि वो सीखना सिखा दें हम उसको, तो वो अगेन वो सीख नहीं पाएगा, फॉर द रीज़न कि उसने जितना फोकस करना था एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, जितना उसने उसको तवज्जो देनी थी, हाइपर एक्टिविटी होने की वजह से, हाइपर एक्टिविटी उसका फीचर है, कम या ज़्यादा कहीं पे भी रेंज में हमें मिलता है। अब वो हाइपर एक्टिविटी उसकी लर्निंग में अगेन एक बैरियर आ गया, जिसकी वजह से वो स्पीच का प्रोसेस या कोई भी डेवलपमेंट स्किल की आप बात करें वो नहीं सीख सकेगा। I'll continue this in the next clip इंशाल्लाह ताला, और for that matter I'll request you कि आप स्टेप टू लर्न YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएं, सो दैट के सोसाइटी में ये जो अलार्मिंग स्टेज इसकी आ रही है ऑटिज़म की, और हमारे लिए एक बहुत बड़ा वरी पॉइंट है ये, हम उसमें अपना कंट्रीब्यूशन डाल सकें। थैंक्स अ लॉट फॉर द लिसनिंग।